नमस्कार दोस्तों, एस के शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने जीएस संघनाथ सीरीज शुरू किया था, तो उसमें मैंने अभी एक ही वीडियो बनाया था, मराठा काल। मैंने सोचा कि देखा जाए कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आता है और कितना उपयोगी है। शायद लोगों ने चेक कर लिया होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अब हम लोग इस श्रृंखला को, अपनी शंखनाद, जो जीएस का शंखनाद श्रृंखला है, इसको आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। और अब मैं ये श्रृंखला जो है बहुत तीव्रता के साथ बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर दूंगा। आधुनिक भारत को मुझे लगता है लगभग 10 दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आज का टॉपिक है हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंपनियों की स्थापना का क्रम। जो भारत में और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो कंपनियां आईं, उनकी स्थापना कब हुई, इनका क्रम लगाने को पूछता है। सीधा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुर्तगाली कंपनी, जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना 1498 में की गई थी। दूसरी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना 1600 में की गई थी। डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना 1602 में की गई थी। इसके अलावा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 में की गई थी। इनको आप ऐसे ही हूबहू रट लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कंपनियों के आगमन का क्रम। तो भारत में कंपनियों का जो आगमन रहा है, कब कब भारत में कौन सी कंपनी आई, और इससे जो है क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी 1498 ईस्वी में, दूसरा डच कंपनी 1595 ईस्वी में, तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी जो ब्रिटेन वाली थी, वो 1600 ईस्वी में, और फिर डेनिश आए 1637 में, फ्रांसीसी आए 1664 में, और स्वीडिश जो कंपनी थी वो 1731 ईस्वी में आई थी। तो इनका क्रम आप लोग ध्यान रखना। फिर भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापना, मतलब जो कंपनियां थीं उनमें से उन्होंने भारत में आकर पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पर स्थापित की और किस सन में स्थापित की, इसको देखते हैं। तो भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा कोचीन में की गई थी 1503 ईस्वी में। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अक्सर आता है कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग या प्रथम यूरोपीय बस्ती कौन सी थी, तो कोचीन थी। यही पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। और दूसरा, अंग्रेज़ों की अगर बात की जाए तो अंग्रेज़ों की जो प्रथम बस्ती थी वो 1611 ईस्वी में मछलीपत्तनम में अस्थायी रूप से स्थापित की गई थी। ये अस्थायी फैक्ट्री थी इनकी, अंग्रेज़ों की। और दूसरा, अंग्रेज़ों की जो स्थायी फैक्ट्री थी वो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी वो 1605 ईस्वी में मछलीपत्तनम में, ये आप याद रखना, मछलीपत्तनम में 1605 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। डेनिश त्रावणकोर में 1637 में इसकी स्थापना की गई। आगे देखते हैं हम लोग, फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसकी जो पहली बस्ती थी उसकी स्थापना 1668 में सूरत में की गई थी। ये अभी तक नहीं पूछा गया है, डेनिश वाला, इसे आप ज़रूर याद रखना। नोट है, स्वीडिश कंपनी की बस्ती चीन में स्थापित की गई थी, ना कि भारत में, इसको याद रखना आप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समुद्री मार्गों की खोज अगर देखा जाए तो किसने किस देश को या किस महाद्वीप को खोजा और कब खोजा, इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। कोलंबस को देखेंगे। अमेरिका की खोज की इसने, लैटिन अमेरिका की खोज की थी इसने 1492 ईस्वी में। वो यहाँ के लोगों को इसने रेड इंडियन नाम दिया था। चूँकि ये निकला तो था भारत की खोज में, इंडिया की खोज में, तो जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने सोचा कि वहाँ के स्थानीय लोगों से मिला तो वो थोड़े से सांवले थे, तो उसने देखा कि ये भारतीय हो ही नहीं सकते। तो उसने बाद में पता चला कि ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है, तो उसने उस स्थान का नाम रेड इंडियन रख दिया था। फिर वास्को डी गामा आया भारत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डी गामा ने, ये भारत के 1498 में आया। कैप्टन कुक, इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की 1769 में। तस्मान आए, इन्होंने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज 1682 में की। अब हम लोग देखते हैं
पुर्तगालियों की देन, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पुर्तगालियों की क्या देन रही, वो यहाँ पर आए, किस तरीके से भारत को उन्होंने प्रभावित किया, क्या क्या चीज़ें वो यहाँ दे गए। तो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो पुर्तगाली अपने साथ आलू की खेती लाए, जो हमारे यहाँ भारत में की जाने लगी। लाल मिर्च की खेती, लाल मिर्च भी वही लाए। काजू की खेती, तंबाकू की खेती। आप जानते हैं तंबाकू के शौकीन हमारे मुग़ल बादशाह जो है जहांगीर हुआ करते थे। और आगे देखते हैं जहाज़ निर्माण का कार्य, ये भी पुर्तगालियों की देन रही। और प्रिंटिंग प्रेस तकनीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब पुर्तगालियों की देन रही मित्रों। आगे हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद मुक्त हुए क्षेत्र, इनको आवश्यक है, इनको याद कर लेना आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दादर नगर हवेली, यहाँ से पुर्तगाली जो थे वो 1954 में पलायन किए, मतलब स्वतंत्रता के बाद यहाँ से इन्होंने स्थान छोड़ा। दादर नगर हवेली कब स्वतंत्र हुआ कहा जाएगा पुर्तगालियों से? 1954 में कहा जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भी दादर नगर हवेली किस यूरोपीय के अंतर्गत थी या उसके अधीन थी? तो पुर्तगाल के अधीन थी। ठीक है, तो गोवा दमन दीव ये किसके अधीन था? ये पुर्तगाल के अधीन था। और 1961 में 1961 में ये स्वतंत्र हुआ। पांडिचेरी 1954 में फ्रांसीसियों के अधीन था। 1954 में इसे स्वतंत्र किया गया। अन्य क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसे जो है वेरी इंपॉर्टेंट में आप रख लेना और इसे तुरंत रट लेना इसको। जैसे अन्य क्षेत्रों में 1947 में अगर आप देखेंगे तो जूनागढ़ जो रियासतें थीं इनका विलय किया गया था। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ रख दिया, हालांकि ये यहाँ से संबंधित नहीं है, फिर भी आप एक ही जगह याद कर लें, इसलिए मैंने इसे रखा। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से विलय किया गया था, मतलब लोगों का वहाँ पर व्यू लिया गया था कि आप किसको पसंद करते हैं। तो उन्होंने जो है जूनागढ़ जो रियासत थी वो भारत सरकार में विलय के लिए जनता ने वोट किया था। दूसरा हैदराबाद जो रियासत थी, इसे देख लेना, इसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा विलय किया गया। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1948 में इसका विलय हुआ। और जम्मू कश्मीर का आप जानते ही हैं 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय पत्र के द्वारा किया गया। वहाँ के जो महाराजा थे उनके द्वारा कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग अब कुछ बस्तियों के बारे में, कुछ कंपनियों के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इनसे महत्वपूर्ण हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग देखते हैं पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर द्वारा समुद्री मार्गों की खोज की गई थी। यानी जो पुर्तगाल के राजकुमार थे प्रिंस हेनरी, उनके द्वारा समुद्री मार्गों के खोजने के लिए ये अभियान प्रारंभ किया गया था। तो पहला जो पुर्तगाली था जिसने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, इनको याद कर लेना है। यह प्रथम पुर्तगाली यात्री था जो 1498 में भारत में आया था, ये तो हम लोग जानते ही हैं। कालीकट बंदरगाह केरल पहुंचा था। ये एक गुजरात का जो है एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, उसके साथ ये पहुंचा था। दूसरा पॉइंट है इसमें केप आ गुड होप, यानी अंतरीप, उत्तम आशा अंतरीप कहते हैं इसको। इसके होते हुए ये भारत पहुंचा था। कालीकट का जो शासक था उस समय का जमोरन था, उसने इसका भव्य स्वागत किया। इसने यूरोप में काली मिर्च का व्यापार, जो काली मिर्च यहाँ से ले गया था ये, इसका व्यापार से इसने पूरा खर्च निकालने के बाद 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त किया था। इसके आगे हम लोग देखते हैं तो एक पॉइंट है, फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग अगर कहा जाए, कोचीन केरल में 1503 ईस्वी में इसकी स्थापना अल्बुकर्क ने कराई थी, जो भारत का उस समय गवर्नर नहीं था पुर्तगाली बस्तियों का। भारत में ये गवर्नर नहीं था उस समय 1503 में। तो कोचीन दुर्ग की स्थापना कहाँ पर हुई? केरल में हुई, 1503 में हुई। किसने कराई? अल्बुकर्क ने कराई। दूसरा, आगे बढ़ते हम लोग अल्मीडा को देखते हैं। तो अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जिसने 1505 से 1509 ईस्वी तक यहाँ पर भारत में जो पुर्तगाली व्यापार था उसको आगे बढ़ाया।
ये पहला गवर्नर बन के आया था। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है महत्वपूर्ण, अंजदीव एवं कैन्नानौर में इसने दुर्ग निर्माण किया 1505 ईस्वी में। इसने एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई इसने। ये हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना इसका उद्देश्य था, इससे संबंधित थी ये ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि हिंद महासागर का जो व्यापार होता था उस पर ये कंट्रोल स्थापित करने की इसने कोशिश की। इससे आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक भारत में पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक माना जाता है इसको, क्योंकि ये पहला गवर्नर था। और वास्तविक संस्थापक हम लोग अल्बुकर्क को देखते हैं तो ये इसे माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दीव पर ये फैक्ट एक और है अल्मीडा का, दीव पर अधिकार 1509 में कर लिया गया था। ठीक है, अल्बुकर्क के बारे में हम लोग देखते हैं। 1509 से 1515 ईस्वी तक इसने भारत में पुर्तगाली व्यापार को आगे बढ़ाया है और ये अगला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आया। भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ करना इसी के समय से प्रारंभ हुआ, ये आप ध्यान रखना। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे अल्बुकर्क को। गोवा इसने 1509 ईस्वी में जीता, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीता था। मलक्का मंडी पर भी इसने अधिकार किया 1511 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप जानिए कि किस तरीके से भारत में पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के विभिन्न जो समुद्री व्यापार संचालित होता था उन स्थानों को, उन अड्डों को, उन बंदरगाहों को किस तरीके से उन मार्गों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और जो बाद में आप देखेंगे कि ब्रिटेन के साथ जब जो इनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं पुर्तगालियों के, तो लगभग सारी बस्तियां ब्रिटेन को सौंप दी जाती हैं। इसीलिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी सशक्त हो गई थी। चलिए देखते हैं आगे। तो मलक्का मंडी पर जो अधिकार है, मलक्का मंडी, ठीक है, ये मलक्का मंडी पर अधिकार 1511 ईस्वी की बात है। इससे दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री व्यापार नियंत्रण स्थापित हो गया। ये जो मलक्का मंडी थी ये साउथ चाइना सी के पास का समुद्री मार्ग है, तो इससे क्या हुआ कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जितना भी समुद्री व्यापार था उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया इसने। दूसरा, हारमुज बंदरगाह पर अधिकार इसने 1515 में किया। ये ध्यान रखना आप। ये हारमुज बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है ये, दोस्तों ध्यान रखना। तो फारस की खाड़ी जो मध्यकाल में दो व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे, समुद्री मार्ग, एक तो हुआ करता था आपका लाल सागर वाला और दूसरा हुआ करता था ये फारस की खाड़ी वाला, तो ये वही है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? हारमुज बंदरगाह पर इसने अधिकार किया, इसका उद्देश्य था खाड़ी देशों के समुद्री व्यापार पर नियंत्रण करना। आप समझिए, आप यहाँ पर भी उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया। आगे चलते हैं। भारतीय महिलाओं के साथ इसने विवाह की नीति लागू की। चूँकि यूरोपियों की संख्या, पुर्तगालियों की संख्या भारत में कम थी, इसलिए उसने ये नीति अपनाई अल्बुकर्क के समय में कि जो पुर्तगाली हैं वो भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करें। और इसके दो उद्देश्य थे, एक तो पुर्तगाली जनसंख्या में वृद्धि करना, दूसरा भारतीय समाज के साथ मधुर संबंध स्थापित करना, ताकि पुर्तगालियों को ये बाहरी ना समझें, उन्हें अपना ही समझें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद नीनो डी कून्हा 1529 से 1538 तक इसका कार्यकाल रहता है। और कोचीन से गोवा ये राजधानी ले गया 1530 में। इसने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में बस्ती बसाने की शुरुआत की, अनुमति प्राप्त कर ली थी इन्होंने। ठीक है, और सेंट थोम नामक जो बस्ती थी मद्रास में, ये भी इसी के समय में बस्ती बसाई गई। और हुगली बंगाल में जो था वहाँ पर भी पुर्तगाली बस्ती बनाई गई। तो इनसे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि कहाँ कहाँ पर पुर्तगालियों की बस्तियाँ थीं। तो कोचीन, गोवा, दूसरा आप देखेंगे सतगांव, चटगांव में, और सेंट थोम बस्ती ये भी पुर्तगालियों के अधिकार की थी, ये मद्रास में थी। और हुगली एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों ने समुद्री लूटपाट का प्रमुख केंद्र किस बस्ती को बनाया था, तो उसमें हम लोग हुगली को ही लगाते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुर्तगालियों को बम्बई प्राप्त हुआ।
ठीक है। तो पुर्तगालियों के कब्जे में कब आया बम्बई पर इन्होंने अधिकार किया? 1534 ईस्वी में। इसके बारे में कुछ तथ्य हैं, इनको जान लेते हैं। हुमायूं की शक्ति से आशंकित होकर, हुमायूं जो था मुग़ल बादशाह, उसकी शक्ति से आशंकित होकर घबराकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से बेसिन की संधि की थी 1534 में। तो इसमें बम्बई सहित 7 द्वीप पुर्तगालियों को मिले थे। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सामान्यतः बताते नहीं है टीचर। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ, ठीक है। और पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप बम्बई ब्रिटेन के राजा को दे दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी है, ठीक है। यहाँ से बम्बई मिल गया ब्रिटेन को। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई, ये बम्बई था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसी घटना के बाद भारत में पुर्तगाली जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में सक्रिय रूप से भागीदार थे, वो इससे बाहर हो जाते हैं और केवल व्यापार मात्र से संबंधित रह जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो अंग्रेज़ों के बारे में देखते हैं। ये अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त करने वाली जो कंपनी थी उसे लीवेंट कंपनी कहते थे 1593 ईस्वी में। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है हम लोग को। इसके अलावा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को समुद्री मार्ग से भारत सहित पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए, ध्यान रखना आप लोग, भारत सहित पूर्वी एशिया में व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। अब पूछता है कि इस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस राजवंश की सत्ता चलाई जा रही थी या शासक कौन था? तो इस समय भारत में मुग़ल सत्ता पर काबिज जो है आपके अकबर मुग़ल बादशाह थे, ठीक है। दूसरा फैक्ट यही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह अकबर था। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। ये 1608 में, चूँकि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो चुकी थी, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी, ये बात आप ध्यान रखना। जहांगीर ने इसे किसकी? इंग्लिश खान की उपाधि दी, ये फैक्ट है। दूसरा, 400 का मनसब प्रदान किया। एक दासी थी मरियम, उसका विवाह जो है विलियम हॉकिंस से करवाया। 1609 में आगरा भी घुमाया इसको। हॉकिंस तुर्की एवं अंग्रेजी भाषा का जानकार था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे जो है अभी आपके आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो विलियम हॉकिंस है वो अंग्रेजी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान रखता था? तो आप ध्यान रखेंगे तुर्की भाषा का भी ज्ञान रखता था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा जो अंग्रेज व्यापारी था उसे कहते हैं टॉमस रो, ये भी राजदूत था, जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये 1615 में आया, इसे ध्यान रखना। यह 1615 में सूरत पहुंचा था सबसे पहले। कहाँ पर? सूरत में। फिर जनवरी 1616 में टॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिला। कहाँ पर मिला? अजमेर में, ये बात याद रखना। यह बादशाह के साथ अजमेर, मांडू, अहमदाबाद गया और इसने आगरा में शिकार भी खेला और 1 वर्ष तक ये आगरा में रहा। इसने जो मुग़ल बादशाह जहांगीर थे उसके साथ आगरा में शिकार भी खेला। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, यूपीएससी में आया था, हालांकि याद रखना। राल्फ फिच भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था, मतलब ये सबसे पहले आया था। ये अकबर के शासनकाल में 1583 ईस्वी में गोवा पहुंचा था। ये पीटर मुंडी अंग्रेज यात्री, ये शाहजहाँ के काल में भारत आया था। अंग्रेज़ों की प्रथम अस्थायी बस्ती मछलीपट्टनम 1611 में स्थापित की गई थी। प्रथम स्थायी बस्ती, ये अस्थायी थी मछलीपट्टनम, और स्थायी बस्ती सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित की गई। अब हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ों का किस तरीके से भारत में स्थिति मजबूत हुई
उसके लिए क्या क्या घटनाएं जिम्मेदार हैं। पहला, सुनहरा फरमान, ये 1632 की घटना है। यह गोलकुंडा के शासक द्वारा 3000 वार्षिक पॉइंट के साथ गोलकुंडा में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार सौंप दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला अधिकार पत्र मिला उन्हें। दूसरा, शाही फरमान जिसको कहा जाता है 1717 का है। यह फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अंग्रेज़ों को कहाँ पर, बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। किसने, फर्रुखसियर ने, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान थे। 3000 वार्षिक रुपए के बदले में कर मुक्त व्यापार बंगाल में, 10,000 रुपये प्रति वार्षिक में सूरत में कर मुक्त व्यापार, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बम्बई में ढाले गए सिक्के पूरे ब्रिटिश भारत में वैध होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अर्थात जो अंग्रेज सिक्के ढालते थे बम्बई में, उन्हें जो ब्रिटिश भारत था, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों की बस्तियाँ थी, वहाँ सभी जगह वैधता दे दी गई कि वो सिक्के मान्य होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अंग्रेज़ों को बम्बई की प्राप्ति 1668, ये हेडिंग है। 1661 में जो बात पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वही है। ब्रिटेन के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो बम्बई था, बंदरगाह था, ये अंग्रेज़ों को सौंप दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। अगला फैक्ट देखते हैं। 1688 में सर जॉन चाइल्ड ने बम्बई और आसपास के समुद्री बंदरगाहों का घेरा डाल लिया था और यहाँ पर लूटपाट शुरू कर दी। किसने, सर जॉन चाइल्ड ने बम्बई और उसके आसपास के जो और भी बंदरगाह थे वहाँ पर घेरा डाला और लूटपाट शुरू कर दी। साथ ही साथ हाँ, आगे देखते हैं, यहाँ पर लूटपाट शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने इसे बुरी तरह पराजित किया। चाइल्ड ने माफ़ी मांगी, बम्बई में रहने दिया। जो चाइल्ड था इसने माफ़ी मांगी औरंगजेब से, तो औरंगजेब ने इसे माफ़ कर दिया और बम्बई में रहने का आदेश दे दिया। इसने हज जाने वाले यात्रियों को भी लूटा था। इसी क्रम में बम्बई पर अधिकार किया था और हज जाने वाले यात्रियों को इसने रोका था। इसी से औरंगजेब नाराज़ हो गए थे। हम लोग देखते हैं एक नोट लिखा हुआ है, सादत अली अवध का नवाब, इसने प्रयागराज अंग्रेज़ों को सौंपा था 1797 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। जॉब चारनाक को कलकत्ता नगर का संस्थापक माना जाता है। इसने सुल्तानती, गोविंदपुर और जो और भी बस्तियाँ थी, सतगांव, चटगांव, उनको मिलाकर इसने कलकत्ता नगर बसाया था, ठीक है। 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, उनको कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है और इन्हें हम लोग देख लेते हैं, एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं। देखिए हाँ दोस्तों, हम लोग देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी जो 3 युद्ध हुए, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और उनको क्रम से देख लेते हैं। देखिए इनका एक टेबल फॉर्म मैंने सजाया है और इसको आप भी अच्छे से याद कर लेना। मुझे लगता है इससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं। देखिए प्रथम युद्ध, ये डेट याद कर लेना आप, कब हुआ, 1746 से 1748 के बीच। और दूसरा युद्ध ये 1749 से 54 तक और तीसरा युद्ध 1756 से 63 तक। ये डेट आपको याद करना है। प्रथम युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, और ये समाप्त किस संधि से हुआ, तो ये एक्स-ला-शापल की संधि हुई थी 1748 में, इसके द्वारा ये समाप्त हुआ था। इसमें विशेष क्या है, इसके साथ ही 1748 में सेंट थॉम का युद्ध हुआ। डुप्ले ने अंग्रेज़ों को पराजित कर मद्रास पर कब्जा कर लिया था। डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर, उस समय बहुत सशक्त था।
दूसरा पॉइंट क्या है, संधि द्वारा मद्रास अंग्रेज़ों को वापस मिला। जो एक्सलासापल की संधि हुई, युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके द्वारा अंग्रेज़ों को मद्रास जो डुप्ले ने कब्जा कर लिया था वो अंग्रेज़ों को वापस मिल गया। और यूएसए में जो क्षेत्र था फ्रांसीसियों का, वो फ्रांसीसियों को दे दिया गया था, जिस पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। द्वितीय युद्ध देखें अगर हम लोग, इसमें महत्वपूर्ण क्या है आखिर, तो प्रथम युद्ध, इसका काल 1746 से 48 के बीच किस कारण हुआ, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। इस युद्ध को समाप्त किस संधि के द्वारा किया गया, एक्सलासापल की संधि 1748 के द्वारा। इसका विशेष क्या है इसमें, इसका विशेष है सेंट थॉम का युद्ध कब हुआ था, 1748 में। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। द्वितीय युद्ध 1749 से 54, 5 साल तक चला ये। इसमें देखेंगे आप, इसका कारण क्या था, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार पर अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आ गए थे, इसको लेकर हुआ था। ये युद्ध समाप्त कब हुआ, पांडिचेरी की संधि से 1755 में। इसका विशेष क्या है, इसमें आपको अमूर का युद्ध याद रखना है 1749 में, ये आपको याद रखना है 1749, और आपको इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ, इसमें 1756 से 63 तक हुआ ये। इसका कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होना। ये समाप्त कब होता है, पेरिस की संधि 1763 में समाप्त हुआ। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, बांडीवास का युद्ध, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, ये आप याद रखना, ठीक है। और इसमें पूछ भी लेता है, इसी युद्ध के द्वारा जो फ्रांसीसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी वो भारत में समाप्त हो जाती है, फ्रांसीसी की कमर टूट जाती है, केवल वो व्यापार तक ही सीमित रह जाते हैं। और बांडीवास का युद्ध जो हुआ, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, जो विजयी रहे, और आपके फ्रांसीसी जो सेना थी उसका नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था, ठीक है दोस्तों। ये याद कर लेना, ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डचों के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या है डच, यह पोलैंड के निवासी थे या नीदरलैंड के, याद रखना। इनका प्रथम अभियान दल कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत पहुंचा। और बेदरा का युद्ध हुआ जो 1759 में, इसमें डचों की पराजय हो गई अंग्रेज़ों से। मतलब बेदरा का युद्ध 1759 में डच भी बाहर हो जाते हैं इसके द्वारा, ठीक है, पूर्णतः पराजित हो गए, केवल राजनीतिक भागीदार बनकर रह गए। डचों की बस्तियां कहाँ कहाँ थीं भारत में, तो इनसे क्वेश्चन पूछता है। पीपली, यह पहली फैक्ट्री थी जो बंगाल में थी। चिंसुरा, यह भी बंगाल में था। सूरत पर अधिकार कब हुआ डचों का, 1616 में। इनकी एक बस्ती थी सूरत में भी। और जो मछलीपट्टनम थी, ये प्रथम फैक्ट्री थी डचों की, ठीक है। कोच्चि, केरल में विलियम फोर्ट किले का निर्माण डचों ने करवाया था। चिंसुरा बंगाल में गुस्ताव बुश जो किला था, इसका निर्माण भी डचों ने ही करवाया था, ठीक है। थोड़ा सा फ्रांसीसियों के बारे में भी जान लेते हैं, क्या महत्वपूर्ण है। लुई 14वां ये शासक था उस समय के शासनकाल में। मंत्री कोलबर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी, ये बात हम लोग पहले देख चुके हैं। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में प्रथम अभियान दल भारत में 1664 में ही और सूरत में पहुंचा था, ठीक है। इनकी पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों की, ये भी सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। इनकी बस्तियां कहाँ कहाँ थी, तो दूसरी फैक्ट्री इनकी मछलीपट्टनम में 1669 में, जस्ट अगले साल। चंद्रनगर बस्ती बंगाल में थी, 1673 में स्थापित की फ्रांसीसियों ने। और पांडिचेरी पर जो अधिकार था 1674 ईस्वी में हुआ फ्रांसीसियों का, जो आप देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद यहाँ से वो लोग जाते हैं 1954 में। डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने सहायक संधि का प्रतिपादन किया, ठीक है। वह मित्र राज्य के साथ संधि करके उसी राज्य के खर्चे पर एक सेना रख देता था, ठीक है। ये अंग्रेज़ों ने हालांकि आगे इस नीति को फॉलो किया, ठीक है। तो
थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस तरीके से भारत में अंग्रेज़ों की विजय हुई, किस तरीके से उन्होंने भारत में अपनी जड़ें मजबूत की और जो अन्य व्यापारिक कंपनियां थी वो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से किस तरीके से बाहर हो जाती हैं। तो देखते हैं, जो बेदरा का युद्ध जो पुर्तगाली थे इनके साथ तो व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए अंग्रेज़ों के साथ, और इसके साथ विवाह में दहेज स्वरूप बम्बई दे दिया गया अंग्रेज़ों को, तो ये तो पहले ही बाहर हो गए गेम से। दूसरा, बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, इसके द्वारा डचों की पराजय हो गई और वो भी यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से भारत में बाहर हो जाते हैं। तीसरा, आप देखेंगे कि बांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, इसके द्वारा जो फ्रांसीसी कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और राजनीतिक रूप से भी अंग्रेज़ों का कड़ा विरोध कर रहे थे, वो भी बाहर हो जाते हैं। तो जब 3 प्रमुख शक्तियाँ जो थीं ये बाहर हो जाती हैं, इसी कारण केवल भारत में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो राजनीतिक रूप से मजबूत होकर उभरी, और आप देखते हैं कि आने वाले समय में फिर ये 200 से 300-400 वर्षों तक भारत में शासन चलाया इसने। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितना मैंने ये करवा दिया है आपका, और बहुत शॉर्ट वे में करवा रहा हूँ, इससे बाहर आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर होने वाला नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी में आपको मिल जाएंगे। आप जितने भी विगत वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी को आप सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।